नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल सेक्शन के अंदर, जिसका नाम है खबरों की सभा। बॉक्स ऑफिस और मेरे मोहल्ले के अंदर एक मूवी है जिसका हंगामा काफी समय से है। मूवी ए ग्रेड है, बोल्ड है। मूवी का नाम है एनिमल। मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा सर की ये दूसरी मूवी है, यानी कि उनके करियर की दूसरी मूवी है और काम फुल प्रोफेशनल। जिन्होंने मूवी देखा एक ही बात बोली कि सर ये है ब्रूटल मास सिनेमा। मूवी के रिलीज होने से पहले कई क्वेश्चंस वांगा से पूछे जा रहे थे कि क्या मूवी ए ग्रेड है और इससे क्या मूवी के कलेक्शन पर कोई परेशानी आएगी। कट टू प्रेजेंट, आज की अगर बात करें तो मूवी के रिलीज होने से 3 दिन हो चुके हैं और मूवी काफी धुआंधार कलेक्शन कर रही है और बॉक्स ऑफिस पर काफी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। मूवी ने अभी तक नेट कलेक्शन 360 करोड़ की कर ली है और उसके साथ साथ मूवी के कुछ ग्लिम्स भी हमें देखने को मिले। कंट्रोवर्सी के अंदर भी ये मूवी काफी समय से चल रही है, चाहे हम बात करें मूवी के रिलीज होने से पहले या फिर रिलीज होने के बाद। कंट्रोवर्सी इसका दामन नहीं छोड़ रही है और ये बात पूरी तरह से प्रूव करता है बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की एक वायरल होती हुई वीडियो। आमिर खान एक इंटरव्यू दे रहे हैं और वीडियो के अंदर जो इंटरव्यू है वो काफी पुराना है, जहां पर बताया जा रहा है कि इमोशंस, जी हाँ, आमिर खान ने इमोशंस के ऊपर बात करी, जहां पर उन्होंने बोला कि इमोशंस एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से प्रोवोक कर सकती है। जिन डायरेक्टर्स को अपने टैलेंट पर विश्वास नहीं है और जिनके टैलेंट्स इतने बोल्ड नहीं है, वो स्टोरी लाइन के अंदर इन इमोशंस का यूज करते हैं। इमोशंस जैसे कि एक्शन, वायलेंस, सेक्स, ऐसे इमोशंस के फेवर से अपने बॉक्स ऑफिस पे अपने कलेक्शंस, अपनी मूवी के कलेक्शंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि वह इससे फेमस तो हो जाते हैं बट सोसाइटी पे काफी गलत इंपैक्ट पहुंचता है और एक काफी गलत मैसेज भी सोसाइटी में हार्म भी इससे काफी ज्यादा फैलता है। हाल ही में अर्जुन रेड्डी के अंदर ये कंट्रोवर्सीज भी काफी चल रही थी, काफी फेमिनिस्ट कंट्रोवर्सीज मूवी का दामन पकड़ के चल रही थी। वहीं वांगा अपनी जगह पे अटूट खड़े रहे और उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने बोली कि मैं प्योर लव और प्योरिटी ऑफ इमोशंस पे बिलीव करता हूं और मैं अपनी मूवीज में वही दिखाता भी हूं। फेमिनिस्ट ग्रुप्स काफी ज्यादा चीजों को लेकर मूवीज पर, यानी कि वांगा की मूवीज पर काफी अटैक करते हैं, पर वहीं कुछ पक्ष ऐसा भी है जो इन्हीं चीजों पर उनका सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि वैसे तो लोगों को काफी हमारी मूवीज पसंद आ रही है और ऐसा हमें देखने को मिल भी रहा है। मूवी अपने बोल्ड और बिना पक्षपात सिनेमा की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है और ये नाम भी कमा रही है। अब बढ़ते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। संडे को बीजेपी ने कांग्रेस को हराते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर अपनी जीत दर्ज की। साथ में ही हिंदी बेल्ट के ऊपर अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली है। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी ने एक माहौल सेट कर दिया है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए। साथ में ही मजेदार बात हमें तेलंगाना में देखने को मिली, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया, पर वहां ही लोकल की पार्टी, यानी कि वहां की जो लोकल पार्टी है, रूट लेवल पर पार्टी है, उसको भी पूरी तरह से हरा दिया। मैं बात कर रहा हूं भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि BRS की। कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी और अपनी मजबूती 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर भी इस जीत से दर्ज करा दी है। विनिंग की बात करें तो बीजेपी 3 और कांग्रेस 1, जहां बीजेपी हाल ही में अपनी मजबूती पूरी तरह से साउथ पार्ट, यानी कि साउथ स्टेट है जो कर्नाटका, उसके अंदर हारते हुए देखा गया था। बट उसके बाद कट टू द पॉइंट अगर आज की बात करें तो अब उन्होंने हैट्रिक ले ली है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब पार्टी लोकसभा के अंदर भी हैट्रिक लेने वाली है। आइए रिजल्ट्स की तरफ बात करते हैं और वहां थोड़ा मुख हुई। हैट्रिक के बाद, जी हाँ, बीजेपी ने हैट्रिक ले ली है और अब सबसे बड़ी बात करी जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की 230 असेंबली सीट्स के अंदर बताया जा रहा है कांग्रेस ने सिर्फ 62 सीट्स जीती, जहां पर बीजेपी ने बुरी तरह कांग्रेस को हराते हुए 156 सीट्स जीत ली और सत्ता के अंदर अपने पैरों को मजबूत कर लिया। ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी देखने को मिला, जहां पर बीजेपी ने 199 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स में से 115 सीट्स ले ली, यानी कि जीत ली, और कांग्रेस ने सिर्फ दर्ज कराई 69 सीट्स। बट खेल का मजा तेलंगाना के अंदर देखने को मिला। मैं खेल नहीं कहूंगा, इसको कहूंगा पॉलिटिक्स। इलेक्शंस का मजा तेलंगाना में भी देखने को मिला, जहां पर इलेक्शंस काफी इंटरेस्टिंग थे, जहां पर कांग्रेस ने BRS को, बीजेपी को, इन दोनों को हराते हुए 199 सीट्स में से 64 सीट्स दर्ज की और वहां की लोकल ग्रास रूट लेवल पार्टी BRS, भारतीय राष्ट्रीय समिति, 39 सीट से वहां पे ही जीत पाई और इतनी ही दर्ज करा पाई।
बट जीतने वाला पार्ट कांग्रेस की तरफ रहा और कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की। जहां पर मिजोरम के अंदर जोरम पार्टी मूवमेंट का पक्ष काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। यह वहां की एक ग्रास रूट लेवल पार्टी है और एक काफी लोकल पार्टी है जिसने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, जहां पर पोल्स के अंदर भी ये साफ देखने को मिल रहा है कि मजबूती इसी पार्टी की है और सरकार भी इन्हीं की आ रही है। बट अभी काउंटिंग चल रही है और अभी इस वीडियो के एंड होने तक, जब तक आप ये वीडियो देखते हैं, इसकी डिटेल्स आप तक पहुंच जाएंगी हमारे प्लेटफॉर्म से भी और इसकी काउंटिंग भी फिनिश हो जाएगी। अगर आप रेलवे से साउथर्न वेस्टर्न पार्ट की तरफ या फिर साउथ की तरफ ट्रेवल करने की सोच रहे हैं तो अगली खबर आपके लिए है। ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी कि ECOR, जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, ये ईस्टर्न कोस्ट रेलवे है, इंडियन रेलवे है और ये काफी बड़ा नेटवर्क है जो कि 19 रेलवे जोनल से बनता है। और उन्होंने अभी हाल ही में गाइडलाइन जारी की है। जारी करते हुए उन्होंने कहा कि 54 ट्रेन को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा, जिसमें एक्सप्रेस, मेल, पैसेंजर और स्पेशल ट्रेन भी मौजूद हैं। ऐसा करने के लिए सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है साइक्लोन है मिचोंग एक काफी बड़ा साइक्लोन है जो कि नोट किया जा रहा है। गाइडलाइंस भी इसके विरुद्ध निकाली जा रही है हमारी इंडियन एजेंसीज की तरफ से। माना जा रहा है साइक्लोन वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के अंदर फॉर्म हो रहा है और अब वो साउथ आंध्र प्रदेश और नॉर्थ तमिलनाडु के अंदर इफेक्ट करेगा, जहां पर NDRF यानी कि नेशनल डिफेंस रिस्पांस फोर्स ने 21 टीम्स को तैनात कर दिया है ताकि वह रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर काम कर सके। हाल ही में मिली हुई रिपोर्ट्स की तरफ से बताया गया कि फ्लाइट ऑपरेशंस को भी चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से निलंबित और बंद कर दिया गया है। हेवी रेन्स और तूफान की भी स्टेट के अंदर यानी कि कई स्टेट्स के अंदर दर्ज करने की बात की जा रही है, जैसे कि चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांजीपुरम और चिंगलपट्टू जैसी स्टेट्स के अंदर ये साइक्लोन्स और हैवी रेनफॉल देखने को मिलेंगे। NDRF की 2 टीम्स यानी कि 2 टुकड़ियों को और तैनात किया गया है और माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये स्टॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक काफी बड़ा मुद्दा है जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी इसको फॉलो करती है और न्यू जनरेशंस को भी फॉलो करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज आज के समय काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अब अगली न्यूज इसी के ऊपर है। COP28 समिट यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी ये वो समिट है जो कि हर साल की जाती है, जो कि अलग अलग देशों के अंदर होता है, जहां पर अलग अलग देशों के बड़े लीडर्स क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज और बड़े मुद्दों पर, इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करते हुए कई एक्शंस भी किए जाते हैं और प्लान किए जाते हैं कि क्या एक्शंस लिए जाए ताकि इन पर कंट्रोल किया जा सके। पिछले कई सालों से ये समिट हो रही है और ये पिछले साल समिट हुई थी इजिप्ट के अंदर। अब इसकी प्रेसिडेंसी दुबई की तरफ से संभाली जा रही है और ये दुबई के UAE के अंदर हो रही है। समिट में देश कुछ टारगेट सेट करते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ये वादा किया था कि हमारा इंडिया 2070 तक नेट जीरो हो जाएगा, जिसमें फंड्स भी यानी कि इस समिट के अंदर फंड्स भी एक काफी बड़ा मेजोरिटी पार्ट है जो कि प्ले किया जाता है और फंड्स भी बनाए जाते हैं, जिसमें अमीर देश फंडिंग करते हैं और जो गरीब देश होते हैं उनको वो फंड्स दिए जाते हैं। यानी कि अगर मैं आपको डिटेल्स में बताऊं तो गरीब नहीं कहना चाहिए, मैं कहूंगा कि वो देश जिनका वो बजट नहीं बन पाता ताकि वह क्लाइमेट चेंजेस पर काम कर सके। बड़े देश और अमीर देश उनको यही बजट प्रोवाइड करते हैं फंडिंग के थ्रू और ये समिट उन्हें पैसा प्रोवाइड यानी कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करके क्लाइमेट चेंजेस पर काम करवाते हैं। देश ग्रीन हाउस गैसेस पर भी काम करते हैं और उसको कंट्रोल करने की बात की जाती है। बट ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये डेवलप कंट्रीज को ज्यादा देखने को मिलती है। कोई भी कंट्री अगर वो डेवलपिंग है तो डेवलप होने के लिए उसे देश के अंदर इंडस्ट्री और सभी सेक्टर्स को पूरी तरह से एक्टिव रखना होगा ताकि वह पूरी तरह से ग्रो कर पाए। और इसी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का भी इंजेक्शन होता है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस भी बनती है। देखा जाता है कि अगर हम देखें, हिस्ट्री को टटोल के देखें, तो अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज भी ग्रीन हाउस गैसेस को काफी बड़ी तादाद पर निकाल चुकी हैं, क्योंकि एक समय पे वह डेवलप हो रही थी, बट अब डेवलप हो जाने के बाद उनके कार्बन रेटिंग अभी भी काफी ज्यादा है। उसी वजह से कई डेवलप कंट्रीज जो डेवलपिंग हो रही हैं उनको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि वह क्लाइमेट चेंजेस पर ज्यादा काम नहीं कर पाते बट डेवलपमेंट पर कर रहे होते हैं। चाहे डेवलपमेंट हो हेल्थ सेक्टर की, चाहे एजुकेशन की बात करूं या चाहे बात करूं मैं किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल फॉर्म्स की, डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से ग्रीन हाउस गैसेस का इन्वेंशन ज्यादा होता ही है। बट अगर किसी कंट्री की तरफ से ऐसे रूल रेगुलेशंस बनाया जाए ताकि वह क्लाइमेट चेंज के साथ साथ डेवलपमेंट को भी लेके चल सके। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये दोनों पार्ट्स एक तराजू हैं, किसी का ही बैलेंस बिगड़ता है तो डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंजेस पर पूरी तरह से इफेक्ट आ सकता है।
यही सीधा इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां पर इंडिया COP28 के डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर रहा है। जहां पर इंडिया कह रहा है कि ये डिक्लेरेशन काफी जल्दी है और इसको समझने के लिए कुछ समय लगेगा और उसके साथ साथ जल्दबाजी में इसको पालन करने में दिक्कतें आ सकती हैं। डेवलपमेंट इंडिया के लिए अभी काफी जरूरी है, बट क्लाइमेट चेंज भी इस तरह पूरी तरह से बढ़ रहा है और उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे प्लेनेट जो कि काफी तेजी से गर्म हो रहा है, बताया जाता है कि हमारा प्लेनेट हर साल यानी कि उसका टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है। अभी तक जितने भी साल नापे गए हैं, यानी कि पिछले कई दशकों के रिपोर्ट से ये बताया जा रहा है कि 2023 का जो टेम्परेचर है, यानी कि ये साल का जो टेम्परेचर रहा है, वो सबसे ज्यादा था, हॉटेस्ट टेम्परेचर इन द ईयर्स ऑफ द अर्थ। आइस शील्ड की अगर आप बात करें तो आइस जो शील्ड्स हैं वो भी पूरी तरह से मेल्ट हो रही हैं, जहां पर ये प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा है कि कहीं पर जलवायु पूरी तरह से बदल रही है। कई जंगलों के अंदर आग लगने का जो रेशियो है, रेट है, वो भी बढ़ता जा रहा है और जंगलों में आगों का भी डिटेल्स और न्यूज आप सुनते ही रहते होंगे। कहीं जगह सूखा पड़ रहा है तो कहीं जगह बाढ़ आ रही है, कहीं जगह ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स की भी दिक्कत है, यानी कि पीने का पानी कई देशों के अंदर काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया को भी क्लाइमेट चेंज पर काम करना बहुत जरूरी है और अगर हमें इस पे काम करना है तो हमारी कंट्री को, हमारे देश की मैनेज सिस्टम को और मैनेजमेंट को किसी प्रकार के इंपॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशंस बनाने होंगे, ताकि हम क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े मुद्दे और ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े मुद्दे से लड़ सके और उससे अपने देश और अपनी दुनिया को बचा सकें। बड़े देश इसी पे काम कर रहे हैं। तो ये तो कुछ खास खबरें हमारे इस खबरों के सिलसिला की, ये कुछ न्यूज सेगमेंट्स के अंदर आपने ये खबरें सुनी। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी आपको अपना ओपिनियन देना है तो नीचे हुए कमेंट सेक्शंस के अंदर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आपकी डिटेल्स सुनी जाएंगी और पिन भी किया जाएगा। इस खबर में इतना ही। आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। आप सभी से मिलते हैं अगली खबरों में।